अब हम लोग जिस टॉपिक पर बात करेंगे उसका नाम है अल्पकालीन लागत वक्र की आकृति। मतलब अल्पकालीन लागत का जो वक्र है उसकी आकृति कैसी होगी, आइए समझते हैं। अब हम देखते हैं कि अल्पकालीन लागत वक्र कैसे दिखाई देते हैं। मतलब अब हम लोग यही देखेंगे कि अल्पकालीन लागत वक्र कैसे दिखाई देते हैं। तालिका 3.3 में दिए गए समंकों को देखिए। तालिका 3.3 में जो दिया गया जो समंक था यानी कि डाटा जो दिया है, तो एक्स अक्ष पर हम उत्पाद को दर्शाएंगे। देखिए एक्स अक्ष में देखिए यहाँ पर निर्गत यानी कि उत्पाद को दिखाया गया है और वाई अक्ष पर लागतों को दिखा सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं वाई अक्ष में लागत को दिखाया है और एक्स अक्ष में उत्पाद यानी कि निर्गत को दिखाया है। पहले इसकी विवेचना की गई थी, पहले इसकी चर्चा वर्णन हो चुका है कि निर्गत के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए, देखिए निर्गत के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए फर्म को अधिक परिवर्ती आगतों के प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। देखिए इन हम लोग जान चुके हैं, पहले पढ़े थे कि यदि उत्पादन निर्गत के उत्पादन में वृद्धि करना है तो फर्म को क्या करना होगा, फर्म को अधिक परिवर्ती आगतों का प्रयोग करना होता है। इसका परिणाम होता है कि कुल परिवर्ती लागत में वृद्धि। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा परिवर्ती आगतों का प्रयोग होगा किसी फर्म के द्वारा तो वहाँ पर परिवर्ती लागत में तो वृद्धि आएगी ही, और जब परिवर्ती लागत में वृद्धि आएगा तो इसी प्रकार तक बोल सकते हैं कुल लागत में वृद्धि होती है। अतः जैसे जैसे निर्गत में वृद्धि होती है कुल परिवर्ती लागत तथा कुल लागत में वृद्धि होती जाती है। जैसे जैसे निर्गत में वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है वहाँ पर कुल परिवर्ती लागत में वृद्धि आएगी और कुल लागत में भी वृद्धि होती है। कुल स्थिर लागत यद्यपि स्वतंत्र है, मगर कुल स्थिर लागत क्या है, स्वतंत्र है। उत्पादित निर्गत की मात्रा से तथा उत्पादन के सभी स्तरों पर यह स्थिर रहता है। देखिए कुल स्थिर लागत चाहे उत्पादित निर्गत की कितनों ही मात्रा क्यों ना हो, निर्गत की किसी मात्रा पर यह निर्भर नहीं करता और उत्पादन के किसी भी स्तर पर यह निर्भर नहीं करता, ये अपने आप में स्थिर रहता है। कुल स्थिर लागत स्वतंत्र है, इस पर निर्भर नहीं करता है, इस पर इसके कारण परिवर्तन नहीं आता। किसी कारण उत्पादित निर्गत की मात्रा पर कोई परिवर्तन नहीं आता है और उत्पादन के किसी भी स्तर पर इस पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। रेखाचित्र 3.3 दर्शाती है। देखिए ये जो रेखाचित्र है 3.3 में ये क्या दर्शा रही है, देखिए कुल स्थिर लागत। ये देखिए ये वाला ये जो लाइन जो गया है ये कुल स्थिर लागत को दिखा रहा है और नीचे जो ऐसे जो गया है ये जो वक्र ये कुल परिवर्ती लागत को बता रहा है और इसके ऊपर से जो गया है ये कुल लागत को बता रहा है। अब आप सोचते होंगे कि ये ऊपर से क्यों गया, क्योंकि ये रहा परिवर्ती लागत और ये है स्थिर लागत। अब दोनों को जोड़ देंगे तो बन गया कुल लागत, इसलिए ऊपर से गया। तो रेखाचित्र 3.3 क्या दर्शाती है, कुल स्थिर लागत को दर्शा रही है, कुल परिवर्ती लागत को दर्शा रही है तथा कुल लागत वक्र का आकार दर्शा रही है। ठीक है, तो एक विशिष्ट फर्म के लिए है। तो ये जो यहाँ पर जो रेखाचित्र दिया है किसी खास फर्म के लिए है। हम उत्पाद को एक्स अक्ष पर, देखिए उत्पाद को कहाँ पर लिया है, ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष पर लिया है तथा आगतों को वाई अक्ष पर दर्शाते हैं। सॉरी, लागत को वाई अक्ष पर दर्शाया गया है और उत्पाद को एक्स अक्ष पे दर्शाया गया है। कुल स्थिर लागत स्थिर है। देखिए कुल स्थिर जो लागत है वो क्या है, स्थिर। देखिए ये इसलिए ये जो ग्राफ है वो सीधा गया है,
क्योंकि ये स्थिर है इस वजह से। जो मूल्य C1 लेता है, तो कुल स्थिर लागत का मूल्य कितना है, यहाँ देख सकते हैं C1। C मतलब कोस्ट, C यहाँ पर कोस्ट मतलब इसी का पहला लेटर लिया गया है C को। तो C1 क्या दर्शा रहा है, C1 दर्शा रहा है कुल स्थिर लागत को, तथा निर्गत में परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं होता है। देखिए निर्गत इधर बढ़ रहा है, फिर भी देखिए यहाँ पर ये वही है, स्थिर है, कुल स्थिर लागत में कोई परिवर्तन नहीं, भले निर्गत में परिवर्तन आ गया फिर भी। अतः यह एक सम स्तरीय समान स्तर का, देखिए ये जितना है उतना ही है, ये सम स्तरीय सीधी रेखा है जो लागत अक्ष के बिंदु C1 पर काटती है। ये जो लागत अक्ष है इसको कहाँ पर काट रहा है, C1 पर काट रहा है। कौन, कुल स्थिर लागत का जो ग्राफ है उसकी जो लाइन है। Q1 पर कुल परिवर्ती लागत, देखिए ध्यान से यहाँ पर Q1 जो निर्गत है ये Q1 पर कुल परिवर्ती लागत कितना है, देखिए तो Q1 पर ऐसे जाएंगे तो कुल परिवर्ती लागत को यहाँ पर काट रहा है, तो इसके बाद इधर हम मूव करते हैं तो यहाँ पाते हैं कि उसकी लागत कितनी है C2। यानी Q1 अगर निर्गत की इकाई है तो इस ग्राफ से देख रहे हैं कि उस समय कुल परिवर्ती लागत कितना है न C2 है, और उस समय कुल लागत कितना है, जब निर्गत Q1 हो तो कुल लागत है, कुल लागत को यहाँ पे से मिलाइए तो आपको पता चलेगा कुल लागत कितना है C3। औसत स्थिर लागत कुल स्थिर लागत का अनुपात Q है। हम लोग जानते हैं जो औसत स्थिर लागत जो होता है उसका जो फॉर्मूला है क्या होता है, ऊपर में होता है कुल स्थिर लागत और उसको भाग देते हैं निर्गत की मात्रा से यानी Q से, तो उसी को यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो क्या लिखा है कि औसत स्थिर लागत जो होता है वो कुल स्थिर लागत का अनुपात Q है। कुल स्थिर लागत स्थिर है, देखिए कुल स्थिर लागत क्या है, स्थिर है। अतः जैसे जैसे Q में वृद्धि होती है, देखिए Q में जैसे जैसे वृद्धि होगा यानी निर्गत में जैसे जैसे वृद्धि होगा औसत स्थिर लागत घटती जाती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ऐसे ग्राफ जो बना है, औसत स्थिर लागत घट रहा है जैसे जैसे Q बढ़ रहा है। ठीक है, जब निर्गत शून्य के अत्यधिक निकट होता है, जब निर्गत इधर होगा शून्य के सामने, तो देखिए ग्राफ मेरा ऊपर में है, काफ़ी ऊपर आ रहा है। तो जब निर्गत शून्य के अत्यधिक निकट होता है औसत स्थिर लागत मनमाने ढंग से बढ़ा होता है। देखिए ये काफ़ी ज़्यादा मनमाने ढंग से बड़ा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा होता है जब वो निर्गत शून्य के सामने आता है, तथा निर्गत जैसे जैसे अनंत की ओर बढ़ता है, जब ये धीरे 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 निर्गत इधर अनंत की तरफ बढ़ेगा तो देखिए ग्राफ नीचे आ रहा है और कह सकते हैं कि औसत स्थिर लागत शून्य की ओर बढ़ता है। ठीक, औसत स्थिर लागत वक्र वास्तव में, तब इसका वक्र कैसा दिख रहा है, अगर वास्तव में रियलिटी में देखा जाए तो एक आयताकार अतिप्रवलय है, आयताकार अतिपरवलय है, जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, इसको हाइपरबोला कहेंगे। ठीक है, हाइपरबोला को वक्र इसी तरह का इंग्लिश में कहते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं औसत स्थिर लागत वक्र वास्तव में अगर हिंदी में बात करें तो एक आयताकार अतिपरवलय है, और इसे अगर हम मैथ के हिसाब से बोलें तो ये एक हाइपरबोला का वक्र है। यदि हम निर्गत के किसी भी मूल्य Q को उससे संबंधित औसत स्थिर लागत से गुना करते हैं, देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या लिखा है, ध्यान समझते हैं। यदि हम निर्गत के किसी भी मूल्य Q को
चलिए, निर्गत का मूल्य यहाँ पर बताया गया है, क्या है, निर्गत का वैल्यू Q है। अब उसको गुना कर रहे हैं, Q को किससे गुना कर रहे हैं, उससे संबंधित औसत स्थिर लागत से, यानी Q को गुना करेंगे औसत स्थिर लागत से, ठीक है। तब हम सदैव एक स्थिर कुल स्थिर लागत प्राप्त करते हैं। मतलब Q को गुना करते हैं कितना से, औसत स्थिर लागत से, औसत स्थिर लागत। तो हमें क्या प्राप्त होगा, वो सदैव हमें प्राप्त होगा कुल स्थिर लागत, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। रेखाचित्र 3.4 जो यहाँ पर थोड़ा ऊपर में है, ये चीज़। तो रेखाचित्र 3.4 एक विशिष्ट फर्म के लिए, ये किसी खास फर्म के लिए औसत स्थिर लागत वक्र का आकार दर्शाता है। हम समस्तरीय अक्ष पर निर्गत मापते हैं, यानी कि x अक्ष पर हम क्या नाप रहे हैं, निर्गत की इकाई को नाप रहे हैं, और औसत स्थिर लागत को कहाँ ले रहे हैं, औसत स्थिर लागत को ऊर्ध्वाधर अक्ष पर यानी कि y अक्ष पर लिया जा रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए, जब निर्गत की इकाई कितना है, Q1 स्तर पर हम औसत स्थिर लागत कितना पा रहे हैं, जब निर्गत की इकाई Q1 है तो औसत स्थिर लागत है F, ठीक है। तो कुल स्थिर लागत की गणना इस प्रकार कर सकते हैं, यहाँ पर की जा सकती है। देखिए, तो कुल स्थिर लागत का फॉर्मूला क्या था, न औसत स्थिर लागत गुना मात्रा। तो औसत स्थिर लागत अगर हम ग्राफ से चलें तो औसत यहाँ इतनी ऊंचाई का हो गया औसत स्थिर लागत, यानी कि OF। तो OF हो गया हम लोग का औसत स्थिर लागत, और मात्रा, यहाँ पर मात्रा कौन है, मात्रा यहाँ से ओरिजिन से लेके यहाँ तक, यानी कि OQ1। तो OQ1 जो निर्गत की मात्रा को बता रहा है, तो OQ1 निर्गत की मात्रा, और ये हो गया औसत स्थिर लागत। तो दोनों को गुना करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें यहाँ पर ये जो आयत जो बना, ये इतनी बड़ी एरिया मिलती है OFCQ1 का। तो उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा है, आयत हमें OFCQ1 का क्षेत्रफल प्राप्त होता है। तो इस क्षेत्रफल की वैल्यू जितना होगी, इस क्षेत्रफल का जो मान जितना आएगा वही कुल स्थिर लागत होगा।